सुप्रभात बच्चों। आपको याद होगा कि अनुवाद भाग 6 में हमने आपको कुछ अनुवाद करने के लिए दिया था, तो सबसे पहले उसको मिला लीजिए, तो उसके बाद मैं बताता हूँ। हो गया। देखिए, अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये बहुत ही जैसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। जैसे अभी तक आपने देखा कि हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब को सीख रहे थे, तो उसमें क्या है कि विशेष दिक्कत नहीं होती है। उसमें याद होगा कि कर्ता जिस पुरुष वचन का हो, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की लगती है। लेकिन अब जो आप सीखने जा रहे हैं, तो संस्कृत अनुवाद का एक छात्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग यही है। तो जैसे हम लंबा लंबा वाक्य बना पाएं, तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले कारक समझना होगा। अगर कारक नहीं समझेंगे तो फिर ये समझिए कि आपको संस्कृत का अनुवाद केवल सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी जान पाइएगा, उसके आगे आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू हो रही है, खूब ध्यान से समझिएगा। आपको जैसे इसमें दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक एक शब्द पर आप अपना ध्यान रखे रहिएगा। जैसे देखिए, सबसे पहले कारक को समझना क्या है, बहुत ज़रूरी है। कारक को तो आप जानते ही होंगे, पढ़े होंगे कि कारक के 8 भेद होते हैं, 8 है। तो इसमें पहले आज हम लोग संक्षिप्त में हमने यहाँ परिभाषा, यहाँ कारक का नाम लिखा है, फिर इसका चिन्ह क्या होता है वो लिखा, अब फिर किस कारक में कौन सी विभक्ति लगती है। जैसे आप एक बात बताइए, आप याद करते थे पठती पठता पठंती, पठसी पठथा पठत है, तो हमने आपको सिखाया कि उसमें किस पुरुष वचन के साथ उसका प्रयोग होगा। उसी तरह जैसे आप कोई भी शब्द रूप आप रटते हैं, तो ज़रूर ये आपकी कोशिश होती है कि हम ये जानें कि मान लीजिए प्रथमा विभक्ति हम रटे कि बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकय, तो इसका हम यूज कैसे करें, यानी हम किस शब्द का किस सेंटेंस में किस प्रकार से यूज़ करें। तो जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक अनुवाद नहीं बनेगा, और अनुवाद भी तब बनेगा जब आप पहले इसको क्या करें, समझें। तो आइए इसको हम संक्षिप्त में लिखे हैं, जिससे कि हम लोग का काम चल जाए। अगर इसको डिटेल पढ़ना हो तो आप किसी भी ग्रामर के किताब में इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं। ये समझ जाइएगा, वो भी समझ में आ जाएगा। आइए एक एक कारक को आप पहचानिए। सबसे पहले है कर्ता। कौन है? कर्ता। तो कर्ता में बच्चों, जैसे ये 1 नंबर हो गया आपको, जैसे कर्ता हो गया, तो कर्ता में आप खूब जानते हैं अंग्रेजी में इसको सब्जेक्ट कहते हैं। और कर्ता का मतलब होता है कि जो वाक्य में काम करता है। जैसे आप कहते हैं कि राम खाता है, तो राम खाता है, तो आखिर खाने का यानी क्रिया कर कौन रहा है, तो राम कर रहा है, तो यहाँ पर राम क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। तो ये तो आप समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मोहन पढ़ता है, तो यहाँ क्रिया हो क्या रही है, तो यहाँ क्रिया हो रही है पढ़ने की। तो क्रिया जब पढ़ने की हो रही है, तो ये क्रिया कर कौन रहा है, मोहन। तो इसीलिए इस वाक्य में मोहन क्या हो जाएगा, कर्ता, या अंग्रेजी में आप उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये आप छठा क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे, ये तो समझ में आ जाएगा। दूसरी बात कि हमने कर्ता का चिन्ह लिखा, शून्य लिखा, अन्य लिखा। जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि सीता ने रोटी खाई, सीता ने रोटी खाई, मान लीजिए मैंने लिखा, तो यहाँ पर काम करने वाली कौन है, सीता है ना। तो सीता के साथ यहाँ पर क्या चीज़ का प्रयोग है, बोलिए, ने का। तो ने के प्रयोग से भी, माने इसके चिन्ह के प्रयोग से भी आप समझ सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर सीता क्या है, तो करता है, राइट। लेकिन कहीं कहीं बच्चों वाक्य में कोई कर्ता होता है, लेकिन उसमें कर्ता का चिन्ह जो हमने ने लिखा है ये नहीं होता है। फिर भी आप वाक्य के आधार पर, है ना, उसको आप पहचान सकते हैं कि वो कर्ता है। जैसे आइए देखिए, मोहन पढ़ता है क्या,
आप कभी लिखते हैं कि मोहन ने पढ़ता है? नहीं, आप कभी नहीं लिखते हैं। तो फिर क्या इस वाक्य में कर्ता मोहन नहीं है? है। तो इसीलिए मैंने जीरो ये लिखा ये सोचकर कि हाँ, कभी ने का प्रयोग कभी नहीं रहेगा और कभी रहेगा। इतना बुझ जाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बहुत जनरल बात है। अब आइए कर्म की बात। हमने कर्म को अंग्रेजी में हमने देखा है कि इसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ऑब्जेक्ट। तो बहुत सारे बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं चाहे हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन हमने देखा है कि वे कर्म का मतलब नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कर्म का हमने यहाँ पर संक्षिप्त परिभाषा लिखा, जिसका नाम है क्रिया का फल जिस पर पड़े। अब ये बहुत बच्चों को मैंने देखा कि क्रिया का फल जिस पर पड़े, तो ये फल पड़ने का क्या मतलब है, ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर फल जिस पर पड़े और इसका चिन्ह क्या है, तो को है। अब विभक्ति इसमें कौन लगेगी? द्वितीया। कैसे? आप बालक बालक बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान द्वितीय विभक्ति है, तो कर्म में वही द्वितीया लगेगी। हम लोग कल सीखेंगे कि आखिर ये द्वितीया का हम चुनाव कैसे करें, क्या होगा। हम बोले हैं कि सबसे पहले आपको कारक को समझना बहुत ज़रूरी है, तो खूब एक एक शब्द पर ध्यान देते रहिए। देखिए, तो जैसे कर्ता में हो गया कि फिक्स की प्रथमा विभक्ति ही लगेगा, उसमें कोई दूसरी विभक्ति नहीं लगेगी, एकदम प्रथमा ही लगेगा। देखिए, तो कर्म क्रिया का फल जिस पर पड़े। तो चलिए, ये नंबर 2 है हम लोगों को। तो क्रिया का फल का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि राम है ना, राम जैसे मैं लिखता हूँ कि आम खाता है, राम आम खाता है। बोलिए, तो यहाँ पर तो आप जान ही गए हैं कि राम करता है, तो फिर राम क्रिया क्या कर रहा है? तो खाने की क्रिया कर रहा है। तो बताइए, ये खा रहा है तो उसका ये दांत जो चल रहा है क्रिया कर रहा है, तो क्रिया हो किस पर रहा है? आम पर। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर आम क्या हो जाएगा? बोलिए, कर्म हो जाएगा। जिसको आप अंग्रेजी में अगर कहिएगा कि राम ईट्स ए मैंगो, तो वहाँ मैंगो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, और यहाँ आम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो पहले बोलिए, क्रिया का फल किस पर पड़े, ये समझ में आया? अब देखिए, मैं एक बात बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, तो उसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस मिलता है। बस केवल रट लिए कि हेतना जो हेतना जो हेतना, लेकिन अच्छी तरह समझ में बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। जैसे मैं एक बात बताता हूँ। मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि एक सेंटेंस मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि राम है ना, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि रावण मैंने यहाँ पर लिखा कि रावण ने मारा, रावण ने मारा। तो यहाँ पर बताइए क्रिया क्या हुआ? तो मारने का हुआ, मारने का हुआ ना क्रिया। अच्छा, तो जब क्रिया मारने का हुआ बच्चों, तो किया कौन? मारने का काम कौन किया? तो रावण किया। तो यहाँ पर रावण क्या हो गया? कर्ता हो जाएगा यहाँ। ओके, ठीक है ना, क्योंकि रावण ने ये काम किया, माने मारने का काम कौन किया? रावण ने किया। लेकिन यदि आप इसी को ऐसे लिखें कि रावण मारा गया, रावण मारा गया, अब बताइए दोनों वाक्य में अंतर आ गया कि नहीं आ गया? अब इसमें भी क्रिया क्या है? मारना क्रिया है, लेकिन ये मारने का क्रिया हो किस पर गया? रावण पर। यानी क्रिया का फल किस पर पड़ गया? रावण पर। तो इसीलिए यहाँ रावण क्या हो गया? कर्म हो गया। इतना बुझाया? देखिए, दोनों में रावण है, लेकिन यहाँ रावण क्या है? तो कर्ता है, और यहाँ चूंकि क्रिया का फल इसी पर पड़ गया, इसीलिए ये रावण क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा अंतर है इसमें, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जैसे मैं पंखा देखता हूँ क्लासरूम का, मैं पंखा देखता हूँ, तो मैं आंखें फाड़ के जो ये देख रहा हूँ, तो क्रिया का फल पंखे पर ना पड़ रहा है, तो पंखा क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। राइट, क्योंकि क्रिया का फल किस पर पड़ा? पंखा पर। अब इसमें भी कभी कभी जैसे मैंने लिखा कि कर्म का चिन्ह जो होता है जीरो अको लिखा, यानी कहीं कहीं जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिखा था कि राम आम खाता है, तो यहाँ तो मैंने ये नहीं कहा, या आप भी नहीं कहते हैं कि राम आम को खाता है, कि इसका मतलब कर्म का चिन्ह आम में नहीं है। फिर भी नहीं है, लेकिन आम कर्म है ना, तो इसीलिए जीरो अको लिखा गया। ये तो विभक्ति दे के समझ गए कि जितने भी दुनिया में शब्द रूप हैं, सबका द्वितीय विभक्ति कर्म के लिए रिजर्व है,
और सब का प्रथमा कर्ता के लिए रिजर्व है। इसमें कोई हेरा फेरी नहीं होती है। आप समझ गए? इसी तरह से यदि आपको इस सब पर नियंत्रण होता तो बस इसके आगे आप खुद समझ जाते कि करण है तो तृतीया विभक्ति लगेगी, संप्रदान है तो चतुर्थी लगेगा, ये सब समझ जाते। लेकिन मैं समझाऊंगा। देखिए, अब जैसे मान लीजिए, अब करण की बात कीजिए, तो करण कहता है कि क्रिया के संपादन में जो सहायक हो। जैसे मान लीजिए बहुत सारी हम लोग क्रिया करते हैं तो किसी न किसी का सहायता लेते हैं। 3 नंबर में देखिए क्या है, तो किसी न किसी का हम लोग सहायता लेते हैं बच्चों। जैसे कल्पना कीजिए, मैं अभी बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो मैं कलम से लिखता हूँ, तो मेरे जो क्रिया हो रही है लिखना, तो उसके संपादन में सहायक कौन है? ये कलम से लिखता हूँ। तो बोलिए, तो यहाँ पर ये कलम जो हो जाएगा, कलम के साथ ही ना से लगा है। क्रिया के संपादन में सहायक ये कलम ही न है, तो इसीलिए कलम यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोलिए, करण कारक हो जाएगा। नो प्रॉब्लम। और ध्यान दीजिएगा, करण कारक का चिन्ह यहाँ पर से है, के द्वारा है। आपादान का भी चिन्ह यहाँ पर से है। तो ये दोनों का चिन्ह से है, तो दोनों में अंतर भी समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो विभक्ति का प्रयोग गलत हो जाएगा। क्योंकि आप जान गए हैं कि करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है। ओके, तो फिर आपादान में देखिए क्या है, तो करण कारक में जो क्रिया के संपादन में जो सहायक होगा तो उसमें क्या लगेगा? तृतीया, है ना। तो उसमें लगाव होता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ तो कलम में फेंक के नहीं ना लिखता हूँ, कलम के साथ लगाव तो है। तो यहाँ जो से है तो ये करण कारक होगा। लेकिन जब आप बोलते हैं कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसका मतलब कि वृक्ष और पत्ते में और लगाव होता है। तो इसीलिए यहाँ जो से का प्रयोग होगा वो अपादान के लिए होगा। और अपादान में आपको कौन विभक्ति का प्रयोग होगा? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। लिखा हुआ है, यानी जो पंचमी है, जैसे आप बालक रटे हैं तब बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य, ये पंचमी होता है। तो ये बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य कल हम लोग अपने सब सीखेंगे। तो किसके लिए रिजर्व हो गया? पंचमी के लिए। कब? जब और लगाव हो। और जब लगाव होगा, से का चिन्ह रहे, जब लगाव होगा तो एकदम समझ जाइएगा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। बालकेन बालकाभ्याम, है ना, बालक है। ओके, तो ये सब तो याद करना पड़ेगा। हम आपको फर्स्ट ही दिन बोल दिए थे कि आप रूप धातु याद नहीं करेंगे तो मैं ये चिल्लाकर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इससे कोई फायदा क्या है, नहीं है। राइट। अब आइए यहाँ चौथा देखिए, संप्रदान जिसको कुछ दिया जाए। संप्रदान का मतलब जिसको कुछ दिया जाए। जैसे मान लीजिए वह राम को वस्त्र देता है, राइट, तो दिया किसको? राम को। देखिए यहाँ भी कर्म का भी चिन्ह को था और संप्रदान का भी चिन्ह क्या है? को है। तो क्रिया का फल पड़ेगा तो वो कर्म होगा। जैसे नहीं बोले हैं कि मैं आम खाता हूँ, मन में समझ लेना है कि मैं आम को खाता हूँ, तो क्रिया का फल आम पर पड़ा। तो यहाँ जो को होगा तो वो कर्म को इंगित करता है। लेकिन वह राम को वस्त्र देता है, यानी देने का काम किया। किसको किया? राम को। तो इसीलिए राम क्या हो जाएगा यहाँ पर? संप्रदान। और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगती है। ओके, यही ना कल से हम लोग सीखेंगे अनुवाद के द्वारा कि कैसे कैसे होगी। लेकिन उसको तभी समझ में आएगा जब आप इस पर क्या करें, ध्यान दें। चलिए, तो 5 तक हो गया। अब आता है कि जो जिससे संबंध सूचित हो। जैसे आप कहते हैं राम की किताब, ठीक है, राम का पुत्र, तो बोलिए यहाँ संबंध बता रहे कि नहीं? तो संबंध बनाने के लिए जो चिन्ह हैं, जैसे का, के, की, रा, रे, री, कैसे कहते हैं? मेरी किताब, मेरी, री नहीं है इसमें, तो संबंध ही ना बता रहे हैं। तो संबंध के लिए यहाँ पर कौन विभक्ति? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यानी जितने शब्द रूप हैं सबका षष्ठी जो विभक्ति होगी वह सब किसके लिए होगा? संबंध के लिए रिजर्व होगा। वेरी इजी, कोई शक नहीं। देखिए अधिकरण कारक, तो ये आपको 7वां कारक है अधिकरण। देखिए बच्चों, अधिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है आधार। क्या होता है? आधार। जैसे अभी आप कुर्सी पर बैठे हैं, तो आपका बैठने का आधार क्या है? कुर्सी। तो कुर्सी क्या हो गया? बोलिए, वो अधिकरण हो गया। अधिकरण का दूसरा नाम अवलंब होता है। आधार
या अवलंब है। तो यानी जैसे वह बेंच पर बैठा है, चिड़िया वृक्ष पर बैठी है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वो क्या चीज़ है? आधार है और यह अधिकरण है, इसीलिए इसमें सप्तमी विभक्ति लगेगी। इसका चिन्ह में और पर है। उम्मीद है कि एकदम इसको याद कर लीजिएगा, साफ रट लीजिएगा। बस देखिएगा, धीरे धीरे लंबा से लंबा वाक्य भी बनाइएगा, जो आपके परीक्षा में आता है उससे भी ज़्यादा आप लगिएगा सीखने। ओके, तो में रहे, जैसे वह कमरे में है, तो यहाँ भी आधार क्या है? कमरा। तो यानी इसमें क्या लगेगी? सप्तमी विभक्ति लगेगी। ओके, फिर इसके बाद संबोधन तो जानते ही होंगे कि जिस शब्द से हम किसी को पुकारते हैं या बुलाते हैं, कैसे कहते हैं? भोजपुरी में, भोजपुरी इसमें नहीं चलता है, भोजपुरी कैसे? अरे सुनता रे यहाँ पर देखा जाए तो ये भी संबोधन है। लेकिन या हिंदी में अब रे, ये तो सब नहीं बात करते हैं। तो जैसे हो ना गया हे, अरे, हिंदी में अहो, अजी भी कहते हैं, जैसे हम कहते हैं हे प्रभु, तो यहाँ पर हे संबोधन है, मैं प्रभु को पुकार रहा हूँ हे, इसीलिए हे यहाँ पर क्या हो जाएगा? संबोधन, और इसमें अष्टमी विभक्ति लगेगी। ओके, जैसे हे बालकः, हे बालकौ, हे बालका। अब मुझे कहना हो कि हे बालक यहाँ आओ, तो मैं कहूँगा संस्कृत में हे बालकः अत्र आगच्छ। ठीक है ना, कि यहाँ आओ। घबराइए नहीं, आप भी बोलना सीखिएगा धीरे धीरे। ठीक है ना। तो चलिए, तो उम्मीद है कि मैं आपको ये कारक समझाया, आप इसको एकदम याद कर लीजिएगा कि कर्ता का परिभाषा याद कीजिएगा, चिन्ह, और किस में कौन विभक्ति लगती थी। हम लोग बच्चे थे तो नंबर से याद करते थे, ऐसे कर्ता कर्म उंगलियां पर रखकर कर्ता, तो बुझ जाते थे प्रथमा विभक्ति, कर्म द्वितीया, करण तृतीया, संप्रदान चतुर्थी, आपादान पंचमी, संबंध षष्ठी, अधिकरण सप्तमी। ठीक है ना, संबोधन अष्टमी। अब इसी को फिर जब सूत्र पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कर्तरी प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, करणे तृतीया, संप्रदाने चतुर्थी, आपादाने पंचमी, संबंधे षष्ठी, अधिकरणे सप्तमी, संबोधने च प्रथमा या अष्टमी। तो देखिए, तो अभी हो जाएगा नंबर से। अभी सिर्फ माइंड में सेट कीजिए कि कर्ता रहे तो प्रथमा, कर्म रहे तो द्वितीया। ऐसे जब कर लीजिएगा तो निश्चित है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। देखिए, वीडियो बनाने में थोड़ा समय भी देखना पड़ता है, अब तो इसीलिए थोड़ा कोशिश की जाती है कि कम समय में ज़्यादा आदमी क्या कर दे, बता दे। तो उम्मीद है कि पहले ये परिभाषा जो इसे मैंने समझाया, कर्म को ठीक से पहचानिएगा, संप्रदान अपादान को ठीक से पहचान लीजिएगा, एक भी अनुवाद गड़बड़ क्या होगा? नहीं होगा। राइट बच्चों, ठीक है? ठीक है ना। तो आज एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा काम, आज चाहे जो हो जाए, एक कम से कम आज बालक शब्द का रूप जरूर कंठस्थ कर लीजिए। आज कल मैं बालक शब्द पर कैसे कैसे होता है सिखाऊंगा, फिर लता पर, मुनि पर, मतलब धीरे धीरे विशेषण जो होते हैं उन पर, ये सब पर धीरे धीरे मैं बताऊंगा। ओके, बस ये भी ये फंडामेंटल था। यदि आप इसको जान गए तो आगे बहुत कम देर में, कैसे एक बार लकार बता दिए, पहला दिन अधिक टाइम लिया था, उसके बाद धीरे धीरे क्या था, टाइम कम था। ओके, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और आप इसको ध्यान दीजिएगा। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।